जादुई सोने का नारियल पेड़। जबलपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राजा राव और बाबू राव। वह दोनों मिलकर नारियल का व्यापार करते थे। सारे गांव के लोग उन्हीं के पास आकर नारियल के पानी पीते थे। उनका व्यापार अच्छा चल रहा था और वह दोनों मिलकर कुछ और नारियल के खेत खरीदने के लिए सोचते हैं। यार बाबूराव, हमको अभी हमारा व्यापार बढ़ाना है, शहर में भी दुकान खोलना है। इसीलिए हमारे कमाई में से पैसे निकालकर एक बड़ा खेत खरीदेंगे। क्या बोलते हो? राजा राव का बुद्धि कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए जानबूझकर सारा खेत उसके ही नाम पे रजिस्टर करवा देता है और बाबूराव के नाम पे सिर्फ एक पेड़ रखता है। एक दिन राजा राव बाबूराव से कहा, अरे बाबूराव, अब बहुत कमाई हो गई है यहाँ पर। मैं अब विदेश चला जाना चाहता हूँ। मेरा सारा खेत बेच देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सारा खेत? उसमें तो आधा मेरा भी है। पागल हो गए हो क्या? उसे कैसे बेचोगे? आधा हिस्सा कहाँ से मिला रे तुमको? ये देखो कागजात, ये सारा खेत मेरे नाम पर है। तुम्हारा तो सिर्फ ये एक पेड़ है। इसको लेके तुम अपना नारियल का व्यापार करो। ये तो सरासर अन्याय है राजा राव, तुम इसकी अंजाम भुगतोगे। देखो, मैं एक दिन तुमसे भी अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। क्या बच्चों जैसे बातें कर रहे हो भाई? तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अभी तुम इस एक पेड़ को लेकर चमत्कार कर देगा क्या? क्या इसमें से सोना निकलेगा? अमीर बनेगा अमीर। ऐसा बोलकर राजा राव वहां से निकल जाता है। बाबूराव उदास अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन बाबूराव मंदिर जाके नारियल को चढ़ाकर उस प्रसाद को लेके उसके पेड़ के यहाँ डाल देता है। तभी जोर सी हवा और बारिश आता है। वह जाके नारियल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह पेड़ हवा से जोर जोर से हिलने लगती है। कुछ देर के बाद जादू से उसको एक नारियल गिरने की आवाज आती है। बाबूराव पीछे देखा तो वह चौंक जाता है। देवा रे देवा, विशाल सुनहरा नारियल, ये कितना बड़ा है। अब मेरे सारे परेशानियां चुटकी में दूर हो जाएंगे। ऐसा उस विशाल नारियल को काटता है। उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी और जवाहरात आने लगते हैं। ये बात गांव में सारे लोगों को पता चल जाता है और यह अद्भुत देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं और राजा राव भी आ जाता है। राजा राव और सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। तभी बाबूराव ने बोला, क्यों रे धोखेबाज, अभी क्यों आए हो यहाँ पर? देखो, अब मैं तुमसे ही नहीं, इस गांव में सबसे अमीर बन गया हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो हम दोनों ने मिलकर खरीदा है। मुझे भी इसमें हिस्सा होगा। कहाँ का हिस्सा रे राजा राव? तुमने ही तो ये पेड़ मेरे नाम पे रजिस्टर करवाया है, मालूम नहीं क्या? बाबूराव की बात सुनकर राजा राव वहां से भाग जाता है। फिर बाबूराव सभी गांव वालों को सोना बांटता है। सभी आकर थैलियों में भर भर के सोना लेके जाते हैं, लेकिन नारियल से सोना आना बंद नहीं होता। ऐसा बाबूराव गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लंबा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके दो दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज बढ़ता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला, अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता। इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा, अरे बापू,
क्या हुआ? क्या मामला है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू, बस इतनी सी बात। मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ। मैं कुछ न कुछ करूँगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा। उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू, ये देखो लंबा इलेक्ट्रिक बाइक। अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है। बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहां पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश? मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, ले लो भाई। लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया, वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकराकर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है। तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वह भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी। गरीब गुब्बारे वाला। ये कुछ साल पहले की बात थी। सारंगपुर नाम के एक गांव में विमल नाम का एक लड़का था जो गुब्बारे बेचता था। उसका एक छोटी बहन भी थी, राधा। विमल और राधा के पिता कुछ साल पहले ही गुजर जाते हैं और उनकी माँ रमा 3-4 घरों में झाड़ू पोछे के काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन विमल गुब्बारे लेके बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी माँ की फटी हुई कपड़ों को देखकर, मेरी माँ के लिए एक भी ढंग का साड़ी नहीं है, बेचारी को मैं आज ढेर सारे गुब्बारे बेचकर एक अच्छी साड़ी खरीद के लेके आऊंगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर विमल गुब्बारे लेके बाजार में चला जाता है। सुबह से शाम तक इधर उधर घूमा, लेकिन कोई भी गुब्बारे नहीं खरीदे। जब वापस घर आया, उसकी छोटी बहन ने ऐसा पूछा, भैया, तुम आज मेरे लिए क्या लाए हो? तुमने बोला कि भेलपूरी खिलाओगे, तुम भूल गए क्या? उसकी बातें सुनकर विमल बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन जब विमल गुब्बारे लेके बाहर गया, तभी एक लड़के ने उसके पापा से गुब्बारे खरीदने के लिए पूछता है। पापा पापा, गुब्बारे बहुत सुंदर हैं, मेरे लिए एक खरीदो ना। ओए गुब्बारे वाले, कितना है एक? सर, मैं एक गुब्बारा 3 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आपके प्यारे बेटे के लिए 2 रुपए में दे दूंगा। 2 रुपए? 1 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। 1 रुपए में मुझे कुछ नहीं बचेगा सर। देना है तो दे, नहीं तो चले जाओ। ऐसा बोलकर वो भी चला गया। घर आकर देखा तो उसकी माँ को नीचे गिरा हुआ देखा और राधा बगल में बैठकर रो रही थी। तुरंत विमल कुछ पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है। तभी रमा को होश आ जाती है और रमा ने ऐसी बोली, बेटा, ये कुछ नहीं है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। जो कुछ भी बचा था मैं तुमको और बहन को दे दिया।
इसीलिए थोड़ा चक्कर आकर गिर गई, और कुछ नहीं है। माँ, मैं अभी जाकर कुछ दवाइयाँ लाता हूँ। राधा, तुम माँ का ख्याल रखना। बेटा, लेकिन आज भी तुम कुछ गुब्बारे नहीं बेचे ना? दवाई के लिए पैसा किधर से लाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो माँ। विमल बाजार जाकर एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े होकर देखता है। तभी एक आदमी आकर चक्कर आने का और बुखार का दवाई पूछता है। जब दुकान मालिक दवाई आकर टेबल पे रखा, तुरंत विमल ने जाकर उस दवाई को छीनकर घर के तरफ भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा कर लेते हैं। जब विमल घर आया, रमा पूछती है, दवाई कैसे आया? तभी विमल ने बोला, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ करो, मैं इन्हें चोरी करके लाया हूँ। तभी मेडिकल शॉप वाला भी पीछा करते हुए घर आ गया और सब कुछ देख लेता है। तभी रमा ने, भाई साहब, इसे मत मारो, दवाई मेरे लिए ही चोरी किया है इसने। ये सब देखकर दुकान का मालिक चला जाता है। बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, हमको किसी भी हालत में चोरी नहीं करना है।